हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें हम आधे टॉपिक कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम बाकी सारे आधे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, हायर ऑर्डर की लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब हायर ऑर्डर की पीडीई कौन सी होती है, जिसमें कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, इस तरीके की टर्म प्रेजेंट होती है। तो कैसी होती है, हायर ऑर्डर की पीडीई होती है। मतलब ये कैसी है, सेकंड ऑर्डर की पीडीई है। अगर मान लिया यहाँ पर 3 होता तो ये कैसी ऑर्डर की पीडी हो जाती, 3 ऑर्डर की पीडी हो जाती। लेकिन अब ये कैसी है, सेकंड ऑर्डर की है। और लीनियर होने का क्या मतलब है कि इनकी डिग्री हमेशा कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ऐसी जो भी इक्वेशन आएगी हमारे पास उसको क्या बोलेंगे, हायर ऑर्डर की लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, प्लस कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है हमारे पास हायर ऑर्डर की लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर यहाँ पर x आ जाता तो ये कैसी हो जाती, नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली पीडीई बन जाती है। लेकिन अब ये कैसी पीडीई है, ये है कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली पीडीई। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो होगी हमारे पास होमोजीनियस, एक होती है हमारे पास नॉन होमोजीनियस। जो होमोजीनियस होती है उसमें क्या होता है कि जैसे कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसी कोई इक्वेशन होती है जिसमें हर टर्म का जो डिग्री है वो कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो इसमें अगर मैं सम करती हूँ इनकी पावर का, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 + 1 कितना है, 2 है, यहाँ पर भी क्या है, 2 है। अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसी पीडीई को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस पीडीई बोलते हैं। लेकिन अगर इसके अपोजिट ऐसा हो जाए, अब ये होमोजीनियस पीडीई नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर तो क्या पावर है, 2 पावर है, लेकिन यहाँ पर 1 पावर है। इसकी वजह से ये कैसी नहीं रही, होमोजीनियस नहीं रही। अगर यहाँ पर dx इंटू dy हो जाता है तो कैसी बन जाती, होमोजीनियस बन जाती। तो ये होती है हमारे पास होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। अब होमोजीनियस को भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है हमारे पास रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर, रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर, और एक होती है हमारे पास नॉट रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर, नॉट रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर। तो अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर वाली का। रिड्यूसिबल होने का क्या मतलब, यहाँ पर कोई भी टर्म आ जाएगी, जैसे a मान लेते हैं, फिर dy माइनस बी इज इक्वल टू 0। एक बार तो इसको 0 के इक्वल पुट करूंगी, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करूंगी। तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा फॉर्म बनता है, x प्लस m1y प्लस 5 x प्लस m2y। इस तरीके के हमारे पास क्या बनते चले जाते हैं, सॉल्यूशन बनते चले जाते हैं। अगर रूट डिस्टिंक्ट होते हैं, तो अगर रूट सेम हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम x की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर वहीं रूट 3 बार रिपीट कर जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आते चले जाएंगे। ये होती है हमारे पास रिड्यूसिबल लीनियर फैक्टर को सोल्व करने का तरीका। जैसे कि हमारे पास कोई भी पीडीई दी जाती है, जैसे कि ये हमारे पास कोई भी पीडीई दी गई है, तो मैं क्या करूंगी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगी पहले। अगर ये dx नॉन जीरो है तो क्या करूंगी, एक बार तो dx को m पुट कर दूंगी और dy को क्या पुट कर दूंगी, 1 पुट कर दूंगी। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, m² माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आसानी से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकती हूँ और फिर सॉल्यूशन निकाल करके इस फॉर्म में पुट कर दूंगी। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर ये वाली टर्म भी नॉन जीरो है, ये वाली टर्म भी नॉन जीरो, फिर तो मेरी मर्जी है, चाहे तो मैं dx को m पुट करूं, चाहे dy को m पुट करूं। अगर dx को m पुट करती हूं तो dy को 1 पुट करना पड़ेगा। अगर dy को m पुट करती हूं तो dx को 1 पुट करना पड़ेगा। अगर मान लिया हमारे पास dx की कोई भी टर्म नहीं दी गई है तो मेरे पास एक ही चॉइस बचती है, मैं dy को क्या मान लेती हूँ, m मान लेती हूँ। और
अगर dy की टर्म नहीं दी गई है तो मैं क्या करूंगी, dx को m मान लूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। अगर ये दोनों ही नॉन जीरो है तो मेरे पास दोनों चॉइसेस हैं, मैं किसी को भी m मान सकती हूँ, dx को भी और dy को भी। अब नॉन होमोजीनियस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर और एक होते हैं हमारे पास नॉट रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर, नॉट रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर। अब नॉन होमोजीनियस के केस में, रिड्यूसिबल के केस में कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लिया हमारे पास इस तरीके की कोई भी इक्वेशन बन जाती है यहाँ पर, अल्फा 2 इंटू डी एक्स प्लस बीटा 2 डी वाई प्लस गामा 2 इज इक्वल टू 0, इस तरीके की हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ई की पावर माइनस गामा 1 अपॉन अल्फा 1 इंटू फाई 1 बीटा 1 एक्स माइनस अल्फा 1 वाई प्लस फाई 2 बीटा 2 एक्स माइनस अल्फा 2 वाई, ऐसे ही चलता रहता है हमारा। और नॉन रिड्यूसिबल के केस में क्या करते हैं, हम एक सॉल्यूशन मानते हैं ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, ये हमारे पास क्या होता है, नॉन रिड्यूसिबल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। और मैं क्या करती हूँ, इसको दी गई इक्वेशन में पुट कर देती हूँ और यहाँ से एक कंडीशन निकल के आती है फाई एच के इज इक्वल टू 0, और इसी तरीके के सॉल्यूशन को मैं क्या बोलती हूँ, एक ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन जो कैसी होगी, नॉट रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर होगी। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर की लीनियर पीडीई की। सेकंड ऑर्डर की लीनियर पीडीई का मतलब क्या है कि उसमें ऐसी टर्म प्रेजेंट होंगी, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स इंटू कर्ल वाई। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल एक्स इंटू कर्ल वाई प्लस कर्ल स्क्वायर जेड इंटू कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, सेकेंड ऑर्डर की लीनियर पीडीई का। तो इसमें क्या होता है, अब मैं बार बार ऐसा भी नहीं लिख सकती, तो मैं क्या कर देती हूँ, इसको आर मान लेती हूँ, इसको मैं क्या मान लेती हूँ, आर मान लेती हूँ, और इसको मैं क्या मान लेती हूँ, एस मान लेती हूँ, प्लस इसको मैं टी मान लेती हूँ। ये हमारे पास क्या बन जाती है, सेकंड ऑर्डर की लीनियर पीडीई बन जाती है। और यहाँ पर कोई और फंक्शन भी हो सकता है, एक्स वाई जेड पी क्यू की फॉर्म का, जहाँ पर पी क्यू क्या होते हैं हमारे पास, पी तो होता है कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स और क्यू क्या होता है हमारे पास, कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई। अब अगर यहाँ से ये होते हैं हमारे पास कोफिशिएंट आर एस टी के, अगर मान लिया एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो एक ऐसी इक्वेशन होती है हमारे पास हाइपरबोलिक। और अगर मान लिया एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 के इक्वल आ जाता है तो एक ऐसी होती है हमारे पास पैराबोलिक। और अगर मान लिया एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 आ जाता है तो कैसा केस बनता है, इलिप्टिक का केस बनता है। अगर मैं इनका कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालना चाहती हूँ तो क्या करती हूँ, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सोल्व करती हूँ और यहाँ से मेरे पास लैम्डा की 2 वैल्यू निकल के आती हैं। तीन को मैं क्या बोलती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलती हूँ, और इस इक्वेशन को क्या बोलती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलती हूँ। और अगर मान लिया हाइपरबोलिक का केस है तो इसका मतलब हमारे पास 2 रूट आएंगे जो कैसे होंगे, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। और अगर मान लिया पैराबोलिक का केस है तो मेरे पास एक ही रूट आएगा, दोनों रूट कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और एक रियल कैरेक्टरिस्टिक रूट मिलेगा यहाँ से हमें। और तीसरा केस क्या होता है हमारे पास, इलिप्टिक का केस। इस केस में हमारे पास कैसी वैल्यू मिलेंगी, इमेजिनरी वैल्यू मिलेंगी और एक भी रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं मिलेगा इस केस में। इसका मतलब हाइपरबोलिक के केस में लैम्डा 1 और लैम्डा 2 एक दूसरे से अलग होंगे और रियल होंगे, तो इस केस में हमारे पास कैसे कर्व मिलेंगे, 2 कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेंगे और वो भी कैसे, रियल। अगर मान लिया पैराबोलिक का केस है तो इसमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेगा, रियल। और इलिप्टिक का केस है तो इसका मतलब इसमें एक भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं मिलेगा जो रियल होगा, इसमें कैसे कर्व मिलेंगे, इमेजिनरी कर्व मिलेंगे। अब वो ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ पर तो 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक बनाते हैं। और सिमेट्रिक मैट्रिक बनाने के बाद अगर इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज एक ही साइन की आ जाती हैं, चाहे तो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो इस केस में क्या बनता है, इलिप्टिक का केस बनता है। और एक आइगन वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो पैराबोलिक का केस बनता है। और अगर ऐसा हो जाए एक तो आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ जाए और बाकी सारी नेगेटिव आ जाए, या ऐसा हो जाए कि एक नेगेटिव आ जाए बाकी सारी पॉजिटिव आ जाए,
तो उस केस में हमारे पास क्या बनता है, हाइपरबोलिक का केस बनता है। जब हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके आइगन वैल्यू निकालते हैं। अगर एक आइगन वैल्यू 0 आ जाती तो पैराबोलिक का केस, और सारी की सारी आइगन वैल्यूज एक ही साइन की आ जाती तो इलिप्टिक का केस, और एक आइगन वैल्यू को छोड़ करके बाकी सारी सेम साइन की हों और वो एक अलग साइन की हो तो उस केस में क्या बनता है, हाइपरबोलिक का केस बनता है। अब हमने देखा था कि एक सेकंड ऑर्डर की लीनियर पीडी इस फॉर्म की दिखती है और इसके 3 केस बनाए थे हमने। एक तो हाइपरबोलिक, एक होता हमारे पास पैराबोलिक और एक होता हमारे पास इलिप्टिक। अगर मैं इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालना चाहती तो हमने एक इक्वेशन लिखी थी, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आए थे, लैम्डा की 2 वैल्यू आई थी हाइपरबोलिक के केस में, एक वैल्यू आई थी हमारे पास पैराबोलिक के केस में, और इस केस में हमारे पास कैसी वैल्यूज आई थी, इमेजिनरी वैल्यू आई थी। अब अगर मैं इनका कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, एक इक्वेशन का यूज करती हूँ, dy अपॉन dx प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, इनके कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड आउट कर सकती हूँ। और अगर मैं इनको कैनोनिकल फॉर्म में बदलना चाहती हूँ तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूँगी, हाइपरबोलिक की। हाइपरबोलिक के केस में क्या होगा, हमारे पास 2 कैरेक्टरिस्टिक रूट आएंगे, 2 कैरेक्टरिस्टिक रूट आएंगे तो 2 ही कैरेक्टरिस्टिक कर्व आएंगे। तो एक को तो मैं u नाम दे देती हूँ, एक को मैं v नाम दे देती हूँ, और फिर क्या करती हूँ, इन u एंड v की हेल्प से r की, s की, t की, इनकी वैल्यूज निकालती हूँ और इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है, कुछ ऐसी इक्वेशन मिलती है। इसी को मैं क्या बोलती हूँ, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द हाइपरबोलिक इक्वेशन। अगर मान लिया पैराबोलिक का केस है तो इसमें क्या आएगा, एक ही रूट आएगा हमारे पास, और एक रूट आएगा तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक कर्व आएगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे निकालूं, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, एक को तो u मान लूंगी और एक ऐसा v सेलेक्ट कर लूंगी कि इन दोनों का जैकोबियन हमारे पास कैसा आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। क्या करूंगी, एक ऐसा v सेलेक्ट करूंगी कि u एंड v का जैकोबियन कैसा आ जाए, हमारे पास नॉन जीरो आ जाए। और इस केस में हमारे पास किस तरीके की कैनोनिकल फॉर्म आती है, एफ एक्स वाई जेड जेड यू जेड वी, इस तरीके की हमारे पास क्या आ जाती है, कैनोनिकल फॉर्म आ जाती है पैराबोलिक की केस में। अगर मान लिया हमारे पास इलिप्टिक का केस है तो इस केस में एक भी रियल कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं मिलेगा हमें, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे f1 आ जाता है, एक हमारे पास f2 आ जाता है, कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो u की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगे, f1 प्लस f2 अपॉन 2, और v की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगे, f1 माइनस f2 अपॉन 2 आएगा। और फिर क्या करूंगी, इन u एंड v के हेल्प से इनकी वैल्यू निकालूंगी, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, और यहाँ से जो इसकी कैनोनिकल फॉर्म निकल के आएगी इलिप्टिक की, वो क्या होती है, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड जेड यू जेड बी। और पैराबोलिक के केस में अगर मान लिया u मैं खुद से मानती हूँ तो यहाँ पर u आएगा, और v अगर मैं खुद से मानती हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, v आएगा। तो ये होते हैं हमारे पास इन तीनों की कैनोनिकल फॉर्म। अब हम बात करेंगे हीट इक्वेशन की। हीट इक्वेशन हमारे पास कैसी दिखती है, यू एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाई के यू टी, हमारे पास क्या होती है, हीट इक्वेशन होती है। और यहाँ पर टी क्या होता है, हमारे पास टी होता है टाइम, और एक्स होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और यू होता है हमारे पास टेम्परेचर। और इस हीट इक्वेशन के साथ होती है हमारे पास बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, यू जीरो टी इज इक्वल टू यू एल टी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या होती है, बाउंड्री कंडीशन होती है। और एक होती है हमारे पास इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या होती है, ये होती है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये होती है इसकी इनिशियल कंडीशन, यहाँ पर होता है एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालना चाहती हूँ होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन का, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या बनता है, यू एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ई टू द पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी। ये हमारे पास क्या होता है, होमोजेनियस हीट इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, जिसकी बाउंड्री कंडीशन ये होती हैं और जिसकी इनिशियल कंडीशन ये दी जाती है हमारे पास। और इस डी एन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, ये होता है हमारे पास
इस हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब ये हीट इक्वेशन कैसी भी हो सकती है, नॉन होमोजेनियस भी हो सकती है। नॉन होमोजेनियस के केस में यहाँ पर क्या आ जाता है, एफ ऑफ एक्स और ऐड हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके सॉल्यूशन में। इसके सॉल्यूशन में हम क्या ऐड कर देते हैं, प्लस साइन एन पाई एक्स अपॉन एल 0 टू एल ई टू द पावर के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी इंटू एस माइनस टी एफ एन ऑफ एस इंटू डी एस। तो ये हो जाता है हमारे पास नॉन होमोजेनियस का सॉल्यूशन। कभी कभी वो क्या दे देता है कि बोथ हैंड इंसुलेटेड। बोथ हैंड इंसुलेटेड होने का क्या मतलब है, यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन में चेंज आ जाता है। बाउंड्री कंडीशन में क्या चेंज आ जाता है, यू एक्स 0 टी इज इक्वल टू यू एक्स एल टी, ये चेंज आ जाता है बाउंड्री कंडीशन में। यहाँ पर x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हो जाता है। और सॉल्यूशन में क्या चेंज आता है, यू एक्स टी इज इक्वल टू डी नोट अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कोस n पाई x अपॉन एल ई टू द पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी। ये होता है हमारे पास इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो साइन था, यहाँ पर क्या आ जाता है, कोस आ जाता है। और अगर मैं dn निकालने जाऊंगी तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा बोथ हैंड इंसुलेटेड के केस में। अगर वो इनफाइनाइट की बात करता है, यहाँ पर तो क्या होता है, x की वैल्यू 0 और l के बीच में लाई करती है। इनफाइनाइट के केस में क्या होता है, x की वैल्यू हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर जाती है। तो इस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है हम किस से निकालेंगे, इज इक्वल टू 1/2a अंडर रूट पाई टी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी इंटू एफ वाई डी वाई। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट डोमेन के केस में हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं।